Hello guys, welcome our lecture number 3 of Indian Contract Act 1872. लास्ट दो लेक्चर्स में अपने देख लिया ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर्स, टाइप्स ऑफ ऑफर्स, एक्सेप्टेंस, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, जिसके अंदर सेक्शन 25 का रूल विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। दो सेक्शन अब तक याद कराएं, सेक्शन नंबर 10 इन्फोर्सिबिलिटी और सेक्शन नंबर 25 आपका विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन केस। अब आज का सबसे शानदार टॉपिक आपके सामने आ रहा है, वो है आपका कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर। सेक्शन नंबर 11 याद करना है, सेक्शन नंबर 11 याद करना है। चलो चालू करते साहब। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब है कि कौन कौन सी पार्टीज़ ऐसे है जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट कर सकते हो। यानी कैपेसिटी के अंदर कैपेबल पार्टीज़ के बारे में बात की जाती है, जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है एक दूसरी पार्टीज़ के साथ। तो डिफाइन ध्यान से पढ़ना, एवरी पर्सन इज़ कम्पिटेंट, हर पर्सन को कम्पिटेंट माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के नज़र में जो अपनी मेजॉरिटी अटेंड कर चुका है और साउंड माइंड का पर्सन है और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नॉर्मली कैपेबल माना जाएगा। तो सर इन शॉर्ट बात करें कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। 3 पर्सन, पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड और तीसरा ए पर्सन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी अदर लॉ। तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले माइनर कौन होता है? अरे आप सब जानते हो, माइनर मीन्स वो पर्सन जिसने अभी तक 18 साल की एज क्रॉस नहीं की है, वो पर्सन क्या कहलाएगा? माइनर। अब अगर सोचो कोई बंदा अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेता है तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे, ध्यान से पढ़ना। माइनर के साथ होने वाले इफेक्ट थोड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। माइनर के साथ अगर किसी ने एग्रीमेंट कर लिया तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। याद करो, फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या डिफरेंस था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो स्टार्टिंग में वैलिड होता है लेकिन बाद में जाके क्या बन जाता है? वॉइड। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो स्टार्टिंग से क्या रहता है? वॉइड। तो वॉइड एग्रीमेंट का एग्जाम्पल माइनर। मैंने कल भी बोला था लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, वो लिंक करके पढ़ना है। तो पहला माइनर के साथ होने वाला एग्रीमेंट स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग ही क्या रहता है? वॉइड। उसको बाद में जाके वैलिड किया ही नहीं जा सकता, ठीक है? ओके। दूसरा, एन एग्रीमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज इन्फोर्सिबल बाय माइनर। सोचो अगर माइनर के साथ किसी ने एग्रीमेंट किया तब तो बात यही है कि यार माइनर के साथ किया जाने वाला एग्रीमेंट ही वॉइड है। लेकिन अगर उस एग्रीमेंट से माइनर को बेनिफिट हो रहा है तो माइनर उस एग्रीमेंट को अपने फेवर में इन्फोर्सिबल करवा सकता है। यानी माइनर अपने फ़ायदे के लिए तो एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन अगर माइनर अपने घाटे में जा रहा है तो वो बार बार कोर्ट में अपने माइनर होने की दुहाई दे सकता है कि जज साहब मैं तो छोटा बच्चा था, मैं तो समझता ही नहीं था। वो वाली बात आ गई। पढ़ के देख लो। द प्रिंसिपल लेन डाउन, केस जोरदार है, ध्यान रखना। ये केस स्टडी ये वाली और ये केस स्टडी वापस यहाँ आ गई। केस स्टडी का नाम देखना, मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष। अप्लाई इफ एग्रीमेंट क्रिएट्स ऑब्लिगेशन ऑफ माइनर, और वो एग्रीमेंट बेनिफिट्स है माइनर के लिए तो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। माइनर उसको अपने फेवर में अपना क्लेम ले सकता है, माइनर उसको अपने फेवर में कंप्लीट कर सकता है। थर्ड, एक डाउट आता है कि क्या सर अगर माइनर ने जब माइनर था तब तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या वो मेजर होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है क्या? नहीं। सवाल आंसर नहीं। अगर माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया गया है, माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को माइनर के मेजर होने के बाद उसको वापस रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। उस कॉन्ट्रैक्ट को माइनर के मेजर होने के बाद वापस रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। आगे, नो रेस्टिट्यूशंस, ए माइनर इज नॉट लाइबल repay any money compensable for any benefit that he might received under a contract. नो रेस्टिट्यूशन समझना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को कोई बेनिफिट हो गया, आपने माइनर को कोई चीज़ दे दी, अब आप माइनर से उस चीज़ का पैसा लेना चाहते हो, माइनर उस चीज़ का आपको पैसा नहीं देगा, माइनर कोई बदले में बेनिफिट की भरपाई नहीं करेगा, कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होता इससे। इसके रिगार्डिंग केस स्टडी आई है आपकी, खान गोत वर्सेस लखा सिंह। पढ़ के देखना। इस प्रिंसिपल में क्या देते हैं? कोर्ट रिलीफ प्रोवाइड करता है अदर पार्टी को, अगर अदर पार्टी एंटर्ड हुई है एग्रीमेंट किसके साथ? माइनर के साथ। अगर माइनर ने मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है तो ध्यान से समझना क्या बात है। कोर्ट हर जगह माइनर के फेवर में है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि माइनर जगह जगह फ़ायदा उठा ले हुए। क्या पॉइंट बोला पहला? अगर माइनर मिस रिप्रेजेंटेशन, माइनर झूठ बोल के ये बात बोलता है कि मैं तो माइनर हूँ, मैं माइनर हूँ, और झूठ बोल के मैं माइनर नहीं हूँ करके कॉन्टेक्ट कर लिया,
तो इस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले लॉस के लिए अब माइनर को भी रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है। दूसरा, अगर माइनर ने रिसीव्ड किया है कोई कंसिडरेशन एग्रीमेंट के अंदर, तो कोर्ट में ग्रांट रेस्टिट्यूशंस टू अदर पार्टी, कोर्ट उस कंसिडरेशन को अदर पार्टी को प्रोवाइड करेगी। क्योंकि वर्ड पकड़ो, माइनर के साथ किया जाने वाला एग्रीमेंट ही क्या होता है, वॉइड, और वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट ही गलत है। तो इसके अंदर अगर माइनर को कुछ कंसिडरेशन मिल गया है ना, तो माइनर को कंसिडरेशन वापस लौटाना पड़ेगा। थर्ड, माइनर शेल नॉट पर्सनली लाइबल, इन अदर वर्ड्स restitution shall be made only to such extent to the state of minor has benefit। माइनर को जितना आपने बेनिफिट दिया है सारा का सारा पैसा नहीं ले सकते हो। जितनी माइनर के पास असेट्स है, जितनी माइनर के पास वैल्यू है, उससे ज़्यादा पैसा आपको माइनर रिपे नहीं करेगा। अरे एक एग्जांपल लो यार, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर जाता है, वहाँ पे होने वाले लॉस के लिए वो अनलिमिटेड लाइबल है। इवन ऑफ वो अपनी कैपिटल के साथ साथ पर्सनली भी लाइबल हो जाता है। लेकिन माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो माइनर केवल अपनी खुद की पर्सनल एसेट्स के लिए लाइबल है। माइनर अपनी फैमिली असेट्स या अदर असेट्स को आपके लिए लाइबल नहीं कर सकता। चौथा, पावर की कोर्ट की रिलीफ क्या है, डिस्क्रिशनरी नेचर की है। कोर्ट शेल नॉट ग्रांट रिलीफ इफ अदर पार्टी हैड नॉलेज ऑफ द फैक्ट। सबसे तगड़ा पॉइंट, इसी पॉइंट का इंतजार था। कोर्ट माइनर के खिलाफ रिलीफ तो प्रोवाइड करवा रहा है, कब ध्यान रखना, अगर माइनर ने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया है, माइनर ने कोई कंसिडरेशन लिया तो लौटा देंगे वापस। माइनर को अगर बेनिफिट मिला है तो माइनर से बेनिफिट का पैसा ले सकते हो, पर कब तक, जितनी उसकी एसेट्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर अगली पार्टी को ये पता था कि वो बंदा माइनर है और तो भी वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी रूल अप्लाई नहीं होंगे। मतलब ए को पता था कि बी माइनर है, बी 15 साल का छोटा बच्चा है, फिर भी उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट कर लिया। अब चाहे उससे बी को फ़ायदा पहुँचे, बी को कंसिडरेशन जाए, कुछ भी हो, इसके बदले में आप माइनर से कुछ भी नहीं ले सकते। तो सवाल उठता है सर कब ले सकते, कब नहीं ले सकते। बहुत शानदार डाउट है, समझना। कब ले सकते हो, अगर माइनर ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, माइनर ने झूठ बोला है कि वो माइनर नहीं है, उस केस में ही आप उससे पैसा ले सकते हो, वो भी कितना, उसकी एसेट्स तक। लेकिन सवाल उठता है जब माइनर था, उसने क्लियर बोला कि मैं माइनर हूँ, फिर भी आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आप कुछ 1 रुपया भी उससे नहीं ले सकते। अगला, नो स्टॉपल कल भी बताया था, ज़बरदस्ती वाला। नो स्टॉपल पढ़ के देख लो। ए माइनर इज नॉट बाउंड बाय हिज रिप्रेजेंटेशन if a minor enter into a contract by fraudulently represent himself to be a major, he cannot prevented from the pleading his majority in the defense। अगर माइनर ने झूठ बोल के किसी के साथ एंटर कर लिया, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, माइनर ने झूठ बोल के कि भाई मैं मेजर हूँ, बाद में कॉन्ट्रैक्ट में फंसने के बाद वो अपने आप को माइनर होने की दुहाई नहीं दे सकता। अब उसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनर ने अभी मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, माइनर ने क्या किया है, फ्रॉड। अगला, no specific performance, other party cannot demand the minor should perform the obligation। अरे वो था ना अपना एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड के अंदर दोनों पार्टीज़ का अपना फंक्शन पूरा करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या आया कि अगर आपने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है, आपने आपका फंक्शन पूरा कर दिया है, अब आप माइनर को उसका फंक्शन पूरा करने के लिए लाइबल नहीं ठहरा सकते। और अगला, नो लाइबिलिटी ऑफ गार्जियन, माइनर की केस के अंदर उसके गार्जियन की भी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। गार्जियन ये कह के साफ पीछे हट जाते हैं कि वो तो बच्चा था, आपने उसके साथ एग्रीमेंट क्यों किया। अगला, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन इज़ वैलिड। हाँ, अगर माइनर के बिहाफ पे गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गार्जियन वैलिड नहीं है। बात समझ में आई। आगे, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी। अभी तक में जो सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो यही आ रहा है, बाकी माइनर में काम का नहीं था। पढ़ो सेक्शन 68। सेक्शन याद नहीं करना बेटा, सेक्शन 11 याद करना है अपन को। कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, माइनर इज लाइबल फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम और एनी अदर पर्सन हु इज डिपेंडेड अपॉन हिम। कंडीशन, लाइबिलिटी इज वन नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। द टर्म नेसेसिटी मीन्स नेसेसिटी ऑफ द लाइफ एज पर सोशल स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ द लाइफ ऑफ माइनर। माइनर इज नॉट ऑलरेडी पोजिशन ऑफ एनी सच नेसेसिटी और माइनर शेल नॉट बी पर्सनली लाइबल। ध्यान से समझना, माइनर लाइबल है अपने किसके लिए, नेसेसिटी के लिए। एग्जांपल देता हूँ बहुत शानदार, ध्यान से सुनना। अरे किसी बच्चे की माँ बाप की डेथ हो जाती है, उसको रखने वाला कोई नहीं है। अब उसके रिलेटिव, आस पड़ोसी, सगे संबंधी, बुआ फूफाजी, मौसी, नाना, कोई भी अगर उसको रखता है, उसको नेसेसिटी गुड्स की सप्लाई करता है। नेसेसिटी गुड्स रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ, अगर उसको सप्लाई करता है तो उस सप्लाई के रिगार्डिंग माइनर लाइबल है। अब माइनर की एसेट से वो उसकी सप्लाई का पैसा ले सकते हैं, कितना,
उसको सप्लाई की गई नेसेसिटी आइटम तक, अगर माइनर की एसेट्स है तो, और माइनर के पास कोई एसेट्स ही नहीं है तो आप उससे कुछ नहीं ले सकते हो। सोचो उसको 18 साल तक बड़ा करने के लिए आपने उसको नेसेसिटी आइटम की सप्लाई कर दी, माना कि 10 लाख, और उसकी एसेट्स ही 8 लाख है, कितना ले सकते हो आप? मैक्स टू मैक्स 8 लाख। डन। तो माइनर की पोजीशन क्या होती है? माइनर की पोजीशन याद करना, माइनर की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ऑफ माइनर, फर्स्ट, माइनर कैन नॉट बी ए गारंटर। अरे माइनर खुद बच्चा है, वो दूसरों की गारंटी क्या देगा? माइनर में बी एडमिटेड एज ए मेंबर जहां शेयर फुल्ली पेड अप हो। अरे आपने उसके शेयर का पैसा दे दिया है, सारे पैसे आपने भर दिए, अब माइनर को मेंबर बनाना चाहते हो, बना दो, कौन मना करने वाला? अरे आपके पेरेंट्स ने आपके नाम से शेयर खरीद लिए, सारे पैसे उन्होंने दे दिए, आपको तो मेंबर बना के खड़ा कर रखा है, कौन बनने को मना करेगा? माइनर बन सकता है, ऑफकोर्स बन सकता है। माइनर कैन बी अप्रिशिएट प्रोवाइडेड ही एज लेट 14 ईयर ऑफ एजेस। माइनर के अंदर ये सारे रूल कब लगेंगे? जब मिनिमम वो कितने साल की एज का हो जाए? 14 ईयर्स। माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, बहुत जल्दी वीडियो बनने वाली उसकी भी। हाउएवर ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन सारे पार्टनर मिलकर माइनर को प्रॉफिट में हिस्से के लिए पार्टनर बना सकते हैं। तो क्या आपको माइनर का टॉपिक क्लियर? अपन ने भी चालू कहाँ से किया था? कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर सेक्शन 11, माइनर पूरा पढ़ चुके हैं। माइनर 18 साल से बिलो वाला सारे केस एक बार ढंग से पढ़ लेना, बहुत इजी टॉपिक है। काम के दो ही चीज़ है आपके, एक तो नेसेसिटी सप्लाई वाला और एक आपका माइनर मेजर होने के बाद वाला महोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास दास वाला। अब अगला टॉपिक अनसाउंड माइंड, सेक्शन नंबर 12 याद करना है। ये सेक्शन की सीरीज जो लगातार 22 तक चलेगी, ये आपको याद करनी 10 से लगाकर 22 तक। और विश्वास रखना बेटा, सारे लेक्चर ढंग से सुनना, सारे सेक्शन आपको लास्ट टाइम में याद नहीं करा दिए तो गारंटी है। चलो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड को समझने के लिए पहले ये समझो साउंड माइंड कौन होता है। वापिस समझना, अनसाउंड माइंड को समझने के लिए पहले ये समझो कि साउंड माइंड कौन होता है। अरे जो बंदे साउंड माइंड के हैं उनको छोड़कर जो बच्चा, वो सारे कौन से हो गए? अनसाउंड माइंड। पढ़ो, पर्सन को साउंड माइंड कब कहा जाएगा? जब वो अंडरस्टैंड यानी समझने के लायक है, खुद के बेसिस पे जजमेंट ले सकता है, यानी जिसमें सोचने समझने की कैपेबिलिटी है वो बंदा साउंड माइंड का है, और जिसमें सोचने समझने की कैपेबिलिटी नहीं है वो बंदा साउंड माइंड का नहीं होता है। तो इसीलिए इडियट, लुनिकेट्स, ड्रंकर्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इन तीन बंदों को तो क्लियर अनसाउंड माइंड माना गया है। पहला, इडियट। इडियट का मतलब समझना, ए पर्सन हु इज डेवॉइड of any faculties of thinking or rational judgment, significantly idiocy of congenital defect caused by the lack of development of his brain. Therefore idiot is always unsound mind. Hence an agreement with idiot absolutely void. He is not capable of understanding it. दूसरा, lunatic, a person whose mental power are drained is called lunatic. However, insane person sometimes sane, sometimes insane. Such person can enter into a contract during lucid interval and such interval which he is a sound mind. और ड्रंकर तो आप सब जानते हो, तो तीनों को समझ लेते हैं। देखो, इडियट वो बंदा होता है जो बचपन से पैदल है, बचपन से दिमाग से पैदल है, यानी जिसका एक स्क्रू ढीला रहता है, जो बचपन से ही थोड़ा सा पागल है, यानी समझने लायक कैपेबिलिटी नहीं है। शरीर बड़ा होता जा रहा है लेकिन अभी तक भी दिमाग से बच्चा है। ऐसा बंदा इडियट बंदा कहलाता है, पागल बंदा कहलाता है। ऐसे बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। ऐसे बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कंप्लीटली ही वॉइड है। इस केस के अंदर तो कोई रूल भी नहीं लग सकता, माइनर वाले रूल भी यहाँ मत लगा देना गलती से भी। लेकिन लुनेटिकेट का मतलब क्या होता है? अरे लुनेटिकेट को समझने के लिए एक देसी वर्ड में एक वर्ड बोलता हूँ आपको, सन की बंदा। सन की बंदा, पागल किस्म का बंदा। अरे जिसमें कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जो ऐसे तो समझदार है पर नहीं कहते कि ऐसे इंसान को कभी छेड़ दो तो अचानक से पागल हो जाता है। तो ऐसा बंदा, ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, पर कब? जब वो सोचने समझने की कैपेबिलिटी में था, और अब वो जब सोचने समझने की कैपेबिलिटी में नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। उसी तरह ड्रंकर्ड, अरे जब तक शराब पी रखी है तब तक वो ड्रंकर्ड है, उसके साथ किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वॉइड। प्रेजम्पशन क्या लगाता है? और हर बंदा, अब एक डाउट आता है, क्या सर अपन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले किसी से पूछेंगे क्या कि क्या आप इडियट हो, क्या आप लुनकेट हो, या क्या आप ड्रंकर्ड नहीं हो? ना, कभी नहीं पूछा जाता। उसके लिए प्रेजम्पशन क्या है? हमेशा एजम्पशन लगाई जाती है कि आप इंडिया के किसी भी बंदे से अगर कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो वो माना कि साउंड माइंड का है, क्योंकि भाई साहब इतनी पूछने की हिम्मत किसी के पास नहीं है कि वो पागल है क्या। आगे आ जाओ। इस लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है? इस लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है? पढ़ना।
एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ए पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के वक्त वो साउंड माइंड का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्सन ऑफ साउंड माइंड ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है। ही कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड। जब वो अनसाउंड माइंड का था तब नहीं हो सकता, लेकिन जो बंदा अनसाउंड माइंड का है वो उस टाइम एंटर हो सकता है जब वो साउंड माइंड का है। देखो थ्योरी बहुत ईजी है, सीधा सीधा एक रूल याद करो, आप केवल 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 साउंड माइंड के बंदे के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, अनसाउंड माइंड के बंदे के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। तो वो बंदा जो नॉर्मली तो साउंड माइंड का रहता है वो कब एग्रीमेंट नहीं कर सकता? जब वो अनसाउंड हो जाता है। और वो बंदा जो नॉर्मली अनसाउंड रहता है वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जब वो साउंड माइंड का हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, रात को 8 बजने के बाद परमानेंट दारू पीने की आदत है किसी बंदे की, तो रात को 8 से सुबह तक वो अनसाउंड है, लेकिन सुबह से लगाकर रात को 8 बजे तक वो साउंड है। आप उस टाइम के बीच में उससे एग्रीमेंट करते हो। एक डाउट आता है कि सर प्रूफ कैसे करें, हमें क्या पता चलेगा? अरे प्रूफ करने की जिम्मेदारी अगले बंदे की होती है कि वो साउंड का है या अनसाउंड का। आप उसकी टेंशन मत लो, पढ़ो। पर्सन डिस्क्वालीफाइड अंदर लो, आपको पहले बताया था 3 बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर, अनसाउंड माइंड और तीसरा ये पर्सन डिस्क्वालीफाइड अंडर लो। कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है? कंपनीज नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। एलियन एनिमी, दुश्मन देश का व्यक्ति कौन? जिसके साथ आपका वॉर चल रहा है। क्या अपन पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, लेकिन पाकिस्तान से जब आपका वॉर चल रहा है तब आप उससे एग्रीमेंट नहीं कर सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। फॉरेन डिप्लॉयमेंट उससे भी नहीं कर सकते। और कॉन्विकेंट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, बाकी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकते। कितने सेक्शन याद कर लिए अपन ने? कितने याद कर लिए? सेक्शन नंबर 10 इन्फोर्सिबिलिटी, सेक्शन नंबर 11 कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर 12 अनसाउंड माइंड, और सेक्शन नंबर 13 अब आ गया फ्री कंसेंट। याद करो, मैंने आपको कल एक सेक्शन बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी की पार्टनर के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसको वैलिड डिक्लेयर कर सकता है, वॉइड बना सकता है। ऑप्शन पे कैसे? कि अगर उस पार्टनर से मिलने वाली कंसेंट अगर फ्री कंसेंट है, अगर उस पर्सन से मिलने वाली कंसेंट अगर फ्री कंसेंट है, यानी उसने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी है बिना किसी के बर्डन में आके दी है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर उससे मिलने वाली एक्सेप्टेंस, उससे मिलने वाली कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, तो उस पार्टी के ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि वो पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर करा सकती है? वॉइड। तो आज पढ़ के देखो फ्री कंसेंट होता क्या है। 2 or more persons said to be consent when they are agree upon। फ्री कंसेंट कब कहा जाता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन किसी भी थिंग के ऊपर सेम टाइम में सेम सेंस के अंदर एग्री कर रहे हैं, तभी उसको कहा जा सकता है फ्री कंसेंट। कंसेंट इज टू बी सेड इज टू फ्री वेट इज नॉट कॉज्ड ऑफ द एनीथिंग फॉलोइंग। अब 5 चीज़ें लगातार याद कर लो और इनके सेक्शन याद करना बहुत ईजी है। 5 चीज़ें, इन 5 चीज़ों के अंदर कभी भी कंसेंट फ्री नहीं होती है। पहला करेक्शन, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन, 5वां मिस्टेक। आ जाओ एक एक को डिटेल में लेते हैं। इन 5 केस में फ्री कंसेंट नहीं होगी, यानी इन 5 केस के अंदर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइडेबल, जो कि एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करा सकती है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कराने से मना कर सकती है। पहला करेक्शन का मीनिंग, आईपीसी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंडियन पेनल कोड के अंदर आपने एक्चुअली कमिटिंग ऑफेंस किया है जो कि इंडियन पेनल कोड के अंदर प्रोहिबिटन है। थ्रेटिंग का काम किया है, एक्चुअली डिटेंटिंग की है प्रॉपर्टी को, और थ्रेटिंग की है डिटेनिंग द प्रॉपर्टी को। इसका मतलब एक समझना, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बोलूँ, करेक्शन का मतलब क्या होता है? करेक्शन का मतलब किसी को जान माल की धमकी देना, यानी किसी को पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने कोई धमकी दी है, या तो किसी आदमी को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए, डैमेज पहुँचाने के रिगार्डिंग आपने उसको कोई धमकी दी है, तो वो इंडियन पेनल कोड के तहत गलत माना जाता है। और धमकी देके दबाव में लाके अगर आपने उससे कोई कंसेंट ली है तो ऐसी कंसेंट करेक्शन के तहत फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी सेक्शन 15 के अंदर। अब करेक्शन का इफेक्ट क्या होगा? मैंने पहले बोला था कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन जाएगा? वॉइडेबल। लेकिन ऐसा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एग्रीड पार्टी की, जिसको करेक्शन मिली है। एग्जाम्पल दूँ क्या? एग्जाम्पल सुनो, ए ने बी के बेटे को किडनैप कर लिया और अब बोला कि तेरा 50 लाख का मकान 10 लाख में मेरे नाम कर। अब करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस हो गई, ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस हो गई, एग्रीमेंट बन गया, कंसिडरेशन आ गया 10 लाख का, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया।
लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल, क्योंकि जो मैंने कंसेंट ली है वो कौन सी कंसेंट है? कॉरेक्शन सेक्शन 15 के तहत। अब उस बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर कर दे? वॉइड। आगे अंडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। देख, कॉरेक्शन और अंडू इन्फ्लुएंस में एक डिफरेंस बताऊं, आगे आ भी रहा है, आपका होमवर्क रहेगा। कॉरेक्शन और अंडू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस यही होता है बेटा कि कॉरेक्शन के अंदर आपको फिजिकली प्रेशर डाला जाता है, फिजिकली प्रेशर, और अंडू इन्फ्लुएंस में मेंटली प्रेशर। मेंटली प्रेशर जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पे डालते हैं, मेंटली प्रेशर, बीवी अपने हस्बैंड पे डालती है, मेंटली प्रेशर। ठीक है, पढ़ के देखो। रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूटिंग वन पार्टी इन पोजीशन टू डोमिनेटेड द विल ऑफ द अदर पार्टी। अरे एक पार्टी इस पोजीशन में कि दूसरी पार्टी की विल को, थिंकिंग को चेंज कर सकती है, तो जो पार्टी चेंज करने की पोजीशन में है उस पार्टी को कौन सी पार्टी कहेंगे? डोमिनेट पोजीशन। और उस डोमिनेटेड पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए अगर आपने कुछ उससे एग्रीमेंट करवा लिया तो वो ऐसा एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट माना जाएगा? वॉइडेबल। अरे सोचो, रोज़ बीवी लड़ झगड़ के, धमकी दे के, परेशान करके आपसे कोई अपने हस्बैंड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है, क्या हस्बैंड ने बेचारे ने खुशी खुशी की है? उसने तो खुदकुशी की है। उसने जो एक्सेप्टेंस दी वो कौन सी है? अंडू इन्फ्लुएंस। बात समझ में आई? अब लगाओ दिमाग, कैसे अंडू इन्फ्लुएंस? क्या एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर डोमिनेट पोजीशन था? यस था, हस्बैंड वाइफ का है। क्या वो उसकी विल को चेंज कर सकता है? यस। क्या उसने ऐसी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया? ऑफ कोर्स गलत फ़ायदा उठाया। तो जो ऐसी एक्सेप्टेंस मिली वो ऐसी एक्सेप्टेंस कौन सी कहलाएगी? अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस वॉज इम्प्रूव्ड एंड नॉट एम्प्लॉयड। पढ़ो, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? अरे उसी पे है जिसके साथ ऐसा गलत हुआ है। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस आपको खुद को पढ़ना है एक बार, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सेक्शन 17 फ्रॉड। सेक्शन 17 किस चीज़ का आ गया? फ्रॉड। अरे फ्रॉड करके, फ्रॉड का मतलब मैं आपको बताऊं, फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझकर झूठ बोलना। जानबूझकर झूठ बोलना। एक तो देखो अनजाने में झूठ बोला जाता है, वो तो मिसरिप्रेजेंटेशन आगे आएगा। और एक जानबूझकर झूठ बोलना, मुझे पता था कि ये गलत है तो भी मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता था कि इस चीज़ से इसका नुकसान होगा तो भी मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ क्या कहलाएगी? फ्रॉड। फ्रॉड पढ़ो। इट मस्ट बी प्रूव दैट द फ्रॉड इज कमिटेड बाय द पार्टी और एनी वन द कन्वेंस टू द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड कैसे होगा? फ्रॉड कैसे होगा? फ्रॉड कैसे कैसे होगा? इन केस में फ्रॉड होगा। पढ़ो। द पार्टी मेड ए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। पार्टी ने गलत बात बताई है, पार्टी ने ऐसी गलत बात जानबूझ के बताई है, पार्टी को ऐसी गलत बात की इन्फॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंटेशन किसी और से मिली है, अदर पार्टी ने उसको एक्चुअली डिसीव किया है और ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन से आपको लॉस हुआ है, तो मतलब क्या बोला जाएगा? कि फ्रॉड हुआ है। अरे कोई जानबूझ के कोई बात आपको बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार गलत बोल रहा है, और ऐसा गलत बोल के उसने आपसे कॉन्टैक्ट करवा लिया, उसके धोखे में आके आपने कॉन्टैक्ट कर दिया। अरे जितने भी ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन ऐप कितना फ्रॉड करती है, पहले बातें कुछ और करती है, बाद में हकीकत कुछ और निकलती है, ये फ्रॉड ही तो है। अब पढ़ो। वेन इज रिप्रेजेंटेशन कंसिडर टू बी फॉल। कब उसको गलत माना जाएगा? कब किसी की कई भी बात को गलत माना जाएगा? जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, कब गलत माना जाएगा इसको? फर्स्ट, सजेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट। जब उसने जो किसी ने आपको कोई बात कही है, उसके उस खुद को पता है, उसकी खुद की नॉलेज में पता है कि ये बात गलत है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, वेयर ए पर्सन एक्टिवली कंसील ए फैक्ट इवन थ्रो ही नॉलेज ऑफ सच फैक्ट। उस बंदे को पता था कि ये बात गलत है तो भी उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म। किसी अगले बंदे को प्रॉमिस कर दिया लेकिन आपको उस प्रॉमिस को पूरा करने का कोई इरादा भी नहीं था। तीसरा, ऐसा आपने जानबूझकर इग्नोर किया है फ्रॉड करने के पर्पज से, और ऐसे फ्रॉड से आपको फ़ायदा हुआ है, तभी वो सेंटेंस क्या माना जाएगा? फ्रॉड। अगला रूल, अगला इंपॉर्टेंट, वापस कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट गलत लिखनी आएगा, वर्ड पे रहना, भावनाओं पे मत जाना। सॉरी, वर्ड पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। क्या साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा? अरे कल साइलेंस एक जगह और आया था यार, बताओ कहाँ आया था? एक्सेप्टेंस में। क्या साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाता है? नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे चुप रहने को फ्रॉड माना जाएगा? देखो, जनरल रूल, साइलेंट विदाउट एनी लीगल ड्यूटी टू स्पीक विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अरे जहाँ आपको बोलना चाहिए नहीं था वहाँ अगर आप चुप हो तो ये नहीं माना जाएगा फ्रॉड है। लेकिन एक्सेप्शन केस है उसके, और ये सारे एक्सेप्शन बहुत ज़ोरदार है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 अटैम्प्ट से नहीं पूछे गए थे, इस अटैम्प्ट में आ जाए तो कहना मत कि फिर मैंने बताया नहीं आपको। पढ़ो। अगर आपको बोलने की ड्यूटी थी, आपके ऊपर ही पूरी बात टिकी हुई है, आपको बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर भी आप चुपचाप बैठे हो, तो यहाँ पे फ्रॉड माना जाएगा। पहला, फिड्यूशरी रिलेशनशिप।
हैर एग्जाम्पल पढ़ना, एक ब्रोकर आस्क करता है बाई शेयर फॉर हिज क्लाइंट, ही सोल्ड ऑन शेयर विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट, द क्लाइंट वॉज एंटेल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट टू और affirm its right to claim secret profit made by the broker on the transaction since the relationship between the broker and client A was relationship utmost good faith. मतलब पढ़ना fiduciary relationship. अरे कोई बंदा अगर आप पे ट्रस्ट कर रहा है ना तो वहाँ पे आपको उसको बोलना पड़ेगा. वहाँ पे अगर आप चुप रह रहे हो ना तो चुप रहने को कभी साइलेंट नहीं माना जाएगा. अगर कोई काम गुड फेथ या फुल डिस्क्लोजर पे चल रहा है तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा. इंश्योरेंस के केस में अरे क्या बोलना नहीं पड़ता क्या? वहाँ पे अगर आप चुप रह गए, जैसे आपको इंश्योरेंस कराते वक्त पूछा गया, मेडिक्लेम कराते वक्त, क्या आपके कोई बीमारी है क्या? आपने कहा चुप बैठे हो, उसने सब बातें पूछी, बीपी शुगर वगैरह, आप चुप बैठे हो और बाद में पता चला बीमारी निकल गई. अब आपको इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं तो चुप था, अरे वो फ्रॉड है, बोलना था आपको. शादी के कॉन्ट्रैक्ट में अरे बोलना पड़ता है भैया, वरना अगले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है. फैमिली सेटलमेंट के केस में बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते. शेयर अलॉटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के केस में बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते. इन सारे केस में ध्यान रखना फ्रॉड माना जाएगा. और फ्रॉड के केस में एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से मना कर सकती है. लास्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड का छोटा भाई. फ्रॉड तो जानबूझ के जो धोखा देना, मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंट. एक मतलब समझना, अरे आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपको पता नहीं था और आपने उसकी बात पे विश्वास करके किसी और को धोखा दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन. पढ़ना, बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन गलत है, लेकिन उसने इनोसेंटली दिया है, मतलब उसको पता नहीं था कि ये गलत है. उसने तो बेचारे ने सही माना था, लेकिन हकीकत में वो क्या निकल गया? गलत. और उससे अगर किसी पार्टी को नुकसान पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन. अगला, क्या इफेक्ट होगा अगर एग्रीमेंट आपका फ्री कंसेंट मिला है, यानी जो कंसेंट आपने लिए वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, या आपने कौन सा करेक्शन और क्या पढ़ा था, एक अंडू इन्फ्लुएंस, इनसे अगर कंसेंट ली है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. पढ़ के देख लो. When consent of an agreement is caused by the या तो either correction, fraud, misrepresentation, the agreement voidable माना जाएगा. पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ ऐसी गलती हुई है वो अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकती है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकती है. एग्जाम्पल दिए हैं, एक बार आप रीड करके देख लेना. मिस्टेक, अगला टॉपिक, मिस्टेक. मिस्टेक यानी गलती. गलती कितने टाइप की होती है भाई? गलती मिस्टेक बाय लॉ और मिस्टेक बाय फैक्ट. मिस्टेक बाय लॉ में दो टाइप की मिस्टेक. इंडियन लॉ के अंदर मिस्टेक, ये वॉइडेबल नहीं होता है, ये वॉइडेबल नहीं होता है. और मिस्टेक बाय फॉरेन लॉ वॉइडेबल होता है, वॉइड होता है, सीधा सीधा वॉइड होता है. बस वन वर्ड में याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं होता है. पढ़ना, मिस्टेक मतलब गलती. अब गलती किसकी? लॉ की गलती. लॉ कौन सा लॉ? अगर इंडियन लॉ की गलती है तो नॉट वॉइडेबल, और फॉरेन लॉ की गलती है तो सीधा सीधा वॉइड. ठीक है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब लॉ की गलती नहीं, किसी बात को लेके गलत है. और बायलेटरल, दोनों ही पार्टी गलत है उस बात को लेके, तब तो एग्रीमेंट ही वॉइड है. लेकिन अगर एक पार्टी गलत है दूसरी पार्टी सही है तो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तक का आपका टॉपिक था. यहाँ पे इस लेक्चर में ये बातें सारी खत्म होती है. यहाँ पे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? फ्री कंसेंट पढ़ लिया, पूरा अपन ने माइनर पढ़ लिया, आपका अनसाउंड माइंड कवर अप कर लिया, कौन कौन सी पार्टी इनकेपेबल है वो कर लिया. सेक्शन याद कर लेते एक बार. सेक्शन लास्ट टाइम फटाफट. सेक्शन 10 इन्फोर्सिबिलिटी, सेक्शन 11 कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, साथ साथ में रिवाइज करना. सेक्शन 12 अनसाउंड माइंड. सेक्शन 13 फ्री कंसेंट. सेक्शन 13 ही था ना फ्री कंसेंट? चेक कर लो. विश्वास नहीं है आपको एक तो. सेक्शन 13 फ्री कंसेंट. सेक्शन 14 कंसेंट, फ्री कंसेंट. सेक्शन 15 करेक्शन. सेक्शन 16 अंडू इन्फ्लुएंस. सेक्शन 17 फ्रॉड. सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन. सेक्शन 19 लीगल इफेक्ट. सेक्शन 20, 21, 22 मिस्टेक के हो गए याद. और सेक्शन 25 विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट के.